हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने इन दो पार्ट्स में डिस्कस किया था, जिनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स की टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पढ़ना क्यों जरूरी है, नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी कहां पर फेल हो जाती है, ये चीज आपको समझना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, वहां पर जब हमने टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी डिस्कस की थी नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए, तो वहां पर हमने नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए चार टर्म्स का एक्सप्रेशन फाइंड किया था। हमने फाइंड किया था सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी, जिसे हमने En1 से डिनोट किया था। फिर हमने फाइंड किया था फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन, जिसे हमने Psi-n1 से डिनोट किया था। फिर हमने फाइंड किया था सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी, जिसे हमने En2 से डिनोट किया था। फिर हमने सबसे लास्ट में फाइंड किया था सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन, जिसे हमने Psi-n2 से डिनोट किया था। जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन था नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए, वो Psi-n1 था, जिसका एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस प्रकार से निकल के आया था वहां पर। और जो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी हमारे पास था En2, उसका एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह से निकल के आया था। एक और एक्सप्रेशन था हमारे पास Psi-n2 का एक्सप्रेशन, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन, वो मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि काफी बड़ा एक्सप्रेशन था। इस दो एग्जांपल्स को समझ के आपको यह पता चल जाएगा कि नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी कहां पर फेल होती है और क्यों हमें डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को पढ़ना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, Psi-n2 के डिनोमिनेटर में भी हमारे पास En0 माइनस em0 वाली टर्म आ रही थी, बस आप इतना ध्यान रख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, वहां पर हम ये मान के चल रहे थे कि जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं वो नॉन डीजेनरेट है। नॉन डीजेनरेट का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एनर्जी आयन वैल्यू है En0, तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग हमारे पास सिर्फ एक ही वेव फंक्शन होगा, एक ही आयन स्टेट होगी, जो कि थी Psi-n0। इसी तरह से हमारे पास अगर एनर्जी आयन वैल्यू है Em0, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग एक ही आयन स्टेट होगी, दैट इज Psi-m0। इस बेसिस पर हमने ये रिजल्ट जो हैं वो डराइव किए थे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए। बट अगर हमारे एनर्जी लेवल्स डीजेनरेट हुए तो क्या होगा? अगर हमारे एनर्जी लेवल डीजेनरेट हुए तो एक एनर्जी आयन वैल्यू के कोरोस्पॉन्डिंग दो या दो से ज्यादा आयन स्टेट जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। मान लीजिए हमारी जो एनर्जी आयन वैल्यू है वो डीजेनरेट एनर्जी आयन वैल्यू है और इसके कोरोस्पॉन्डिंग हमारे पास दो वेव फंक्शंस हैं, एक है हमारे पास Psi-n0 और एक है हमारे पास Psi-m0। मींस Psi-n0 के कोरोस्पॉन्डिंग भी एनर्जी आयन वैल्यू En0 है और Psi-m0 के कोरोस्पॉन्डिंग भी एनर्जी आयन वैल्यू हमारे पास En0 है। मींस एक एनर्जी आयन वैल्यू के लिए हमारे पास दो आयन स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। मींस यहां पर En और ये वाला En जो है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस केस में Psi-n के कोरोस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आयन वैल्यू है वो तो En0 होगी और साथ के साथ Psi-m0 के कोरोस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आयन वैल्यू होगी वो भी En0 हो जाएगी। यहां पर En0 आ जाएगा। अगर हमारे पास एनर्जी आयन वैल्यू En0 डीजेनरेट है और इसकी अगर डीजेनरेसी 2 है तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग दो वेव फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे। तो उस केस में हमारे पास En0 माइनस En0 नीचे हमारे पास 0 आ जाएगा। मींस ये वाला टर्म जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मींस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है En2, ये En0 माइनस En0 होने की वजह से ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा और जो हमारा सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन है Psi-n2 वो भी हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन था उसके डिनोमिनेटर में ये टर्म नहीं थी, बट जब हमारे
फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी, सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन ही अनडिफाइंड हो रहे हैं। अगर हमारे पास एनर्जी आई एन वैल्यू En0 डीजनरेट है तो हमने En1 का क्या करना है? तो यहां पर हमारी टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल जो है वो अनडिजायरेबल हो जाती है, यहां पर हमारे किसी काम की नहीं रहती है। तो इसलिए हमें डीजनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए अलग से टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को स्टडी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास एनर्जी आई एन वैल्यूज अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की डीजनरेट हैं तो उस केस में psi-n1, En2, psi-n2 जो हैं वो अनडिफाइंड हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को स्टडी करना होता है फॉर डीजनरेट एनर्जी लेवल्स। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल के लिए टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी स्टडी की थी तो वहां पर हमने psi-n1 का एक्सप्रेशन फाइंड किया था, En2 का एक्सप्रेशन फाइंड किया था, psi-n2 का एक्सप्रेशन फाइंड किया था और En1 का एक्सप्रेशन फाइंड किया था। बट जब हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर डीजनरेट एनर्जी लेवल्स, वहां पर सिर्फ आपको एक ही टर्म का एक्सप्रेशन फाइंड करना है और वो टर्म होगी हमारे पास En1। मींस आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी का एक्सप्रेशन ही फाइंड करना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर डीजनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए आप En1 का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे वही आज के इस टॉपिक में आपने सीखना है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग बना लीजिए टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर डीजनरेट एनर्जी लेवल्स। इफ अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आयन वैल्यूज En0 आर डीजनरेट देन टू और मोर आयन स्टेट शेयर सेम एनर्जी। अगर हमारे पास अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की एनर्जी आयन वैल्यूज En0 डीजनरेट हैं तो एक ही एनर्जी आयन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग दो या दो से ज्यादा आयन स्टेट जो हैं वो हो सकती हैं। मींस दो या दो से ज्यादा आयन स्टेट जो हैं वो सेम एनर्जी आयन वैल्यू जो है वो शेयर करेगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है कोई और वहां पर हमारे पास E10, E20, E30 से लेके En0 तक ये हमारे पास उस अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की एनर्जी आयन वैल्यूज हैं। बीच में हमने दो एनर्जी आयन वैल्यूज और ले ली हैं, EA0 एंड EB0। तो स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ एनर्जी आयन वैल्यू जो है वो नॉन डीजनरेट होंगी और कुछ एनर्जी आयन वैल्यू जो है वो डीजनरेट होंगी। मान लीजिए हमारे पास E10 और E30 और ये जो हमारे पास E20 हैं ये नॉन डीजनरेट एनर्जी आयन वैल्यूज हैं। मींस इस एनर्जी आयन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ही आयन स्टेट होगी, दैट इज psi-10, और इसकी जो आयन इक्वेशन बनेगी वो बनेगी H0 psi-10 विल गिव यू E10 psi-10। तो इस E10 के लिए हमारे पास ये वाली आयन इक्वेशन बनेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास E20 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही वेव फंक्शन है, एक ही आयन स्टेट है, दैट इज psi-20, तो इसकी जो आयन इक्वेशन बनेगी वो बनेगी H0 psi-20 इज इक्वल टू E20 psi-20। मींस E20 के लिए भी एक ही आयन इक्वेशन बनेगी हमारे पास। इसी तरह से अगर E30 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आयन स्टेट है वो psi-30 है तो इसके लिए जो आयन इक्वेशन बनेगी वो बनेगी H0 psi-30 इज इक्वल टू E30 psi-30। मींस कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास नॉन डीजनरेट एनर्जी आयन वैल्यूज होंगी उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ही आयन स्टेट देखने को मिलेगी और उनके लिए हमारे पास एक एक ही क्या होगी, आयन इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास ये EA0 एंड EB0 जो हैं वो डीजनरेट एनर्जी आयन वैल्यूज हैं। मींस EA के कॉरस्पॉन्डिंग भी दो या दो से ज्यादा आयन स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगी और EB0 के कॉरस्पॉन्डिंग भी कम से कम दो और मैक्सिमम कितनी भी आयन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। हम मान लेते हैं EA0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो आयन स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि हैं psi-A0 एंड psi-B0। तो अगर हम EA0 के लिए आयन इक्वेशंस बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? H0 psi-A0 पर ऑपरेट हुआ तो आपको एनर्जी आयन वैल्यू मिली EA0 और वेव फंक्शन यहाँ पर सेम रहेगा psi-A0। इसी तरह से H0 को अगर हम psi-B0 पर ऑपरेट करेंगे तो भी हमें सेम एनर्जी आयन वैल्यू मिलेगी, दैट इज EA0 psi-B0। मींस इस सिंगल एनर्जी आयन वैल्यू के लिए हमारे पास दो दो आयन इक्वेशंस देखने को मिल रही हैं और ऐसी एनर्जी आयन वैल्यू जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो आयन स्टेट्स हों और दो आयन इक्वेशंस हों, तो ऐसी आयन वैल्यू इक्वेशन, आयन
एनर्जी आयन वैल्यू की जो डीजनरेसी होगी वो यहाँ पर 2 होगी। तो मीन्स EA0 की जो डीजनरेसी है वो यहाँ पर 2 होगी। जितने नंबर ऑफ आयन स्टेट्स होंगी कोरोस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी आयन वैल्यू, तो उसकी जो नंबर ऑफ स्टेट्स को हम उसकी डीजनरेसी से नाम से बोलते हैं। तो डीजनरेसी जो है यहाँ पर EA0 की वो यहाँ पर 2 होगी। तो इसी तरह से हम मान लेते हैं कि EB0 के कोरोस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 आयन स्टेट्स हैं, Psi-C0, Psi-D0, Psi-E0। तो अगर हम यहाँ पर इनकी आयन इक्वेशन बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। H0 Psi-C0 पर ऑपरेट होगा तो हमें एनर्जी आयन वैल्यू मिलेगी EB0, यहाँ पर वेव फंक्शन सेम रहेगा Psi-C0। इसी तरह से अगर हम H0 को Psi-D0 पर ऑपरेट करें तब भी हमारे पास एनर्जी आयन वैल्यू जो है वो EB0 रहेगी। यहाँ पर स्टेट जो है वो अनचेंज रहेगी, दैट इज Psi-D0। इसी तरह से अगर हम H0 के कोऑपरेट करें Psi-E0 पर तो एनर्जी आयन वैल्यू इस बार भी हमें EB0 मिलेगी और आयन स्टेट जो है वो Psi-E0 ही रहेगी यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस एनर्जी आयन वैल्यू के कोरोस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 आयन स्टेट थी और इस एनर्जी आयन वैल्यू EB0 के कोरोस्पॉन्डिंग हमें 3 आयन इक्वेशंस जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर भी EB0 की जो डीजनरेसी है वो यहाँ पर 3 है। तो इसी तरह से हमारे पास कम से कम जो डीजनरेसी होगी किसी एक एनर्जी आयन वैल्यू की वो 2 होगी और मैक्सिमम डीजनरेसी जो है वो कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5 अप टू n फोल्ड डीजनरेट हमारे पास एनर्जी आयन वैल्यू जो है वो हो सकती है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले हम लिखेंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए क्यों फेल हो जाती है और क्यों हमें डीजनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। इन दिस सिचुएशन Psi-N1 En2 Psi-N2 obtained in time independent non degenerate perturbation theory will become undefined, that is will approach to infinity। तो अगर हमारे पास एनर्जी आयन वैल्यूज अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की डीजनरेट हैं तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में Psi-N1 जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगा क्योंकि En0 जो है वो माइनस En0 हो जाएगा। Psi-M0 के कोरोस्पॉन्डिंग भी जो एनर्जी आयन वैल्यू होगी वो En0 होगी, Psi-N0 के कोरोस्पॉन्डिंग भी एनर्जी आयन वैल्यू En0 होगी। तो नीचे वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। En2 में भी नीचे वाली टर्म 0 हो जाएगी। Psi-N2 का जो एक्सप्रेशन था उसमें भी नीचे हमारे पास En0 माइनस Em0 था तो यहाँ पर भी ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ये तीनों टर्म जो हैं वो अनडिफाइंड बन जाएंगी, इनफाइनाइट बन जाएंगी। तो उस केस में हमारी टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी जो होगी नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए वो फेल हो जाएगी। सो इफ अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आयन वैल्यूज En0 आर डीजेनरेट वी नीड टाइम इंडिपेंडेंट डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। तो अगर हमारे पास अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आयन वैल्यूज En0 डीजेनरेट हैं मींस एक एनर्जी आयन वैल्यू के कोरोस्पॉन्डिंग 2 या 2 से ज्यादा आयन स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो उस केस में हमें जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड करना होगा En1 वो हम टाइम इंडिपेंडेंट डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें टाइम इंडिपेंडेंट डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी का यूज करके फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन En1 का एक्सप्रेशन फाइंड करना है और उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे ये सब कुछ सीखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मैंने पिछले सेक्शन में बता दिया था कि इस डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ही फाइंड करना है जिसे हम E ऊपर 1 से डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड करेंगे सबसे सिंपलेस्ट केस के लिए, जो मींस जब हमारे पास एनर्जी आयन वैल्यू की डीजनरेसी जो है वो 2 होगी। मींस जो हमारे पास एनर्जी आयन वैल्यू के कोरोस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आयन स्टेट्स होंगी वो 2 होंगी। 2 सबसे कम हमारे पास आयन स्टेट्स रहने वाली हैं किसी भी एनर्जी आयन वैल्यू के लिए डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के केस में। 2 से ज्यादा कितनी भी आयन स्टेट्स हमारे पास हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं एंड सो ऑन। हम सबसे पहले एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे जब हमारे पास एनर्जी आयन वैल्यू की डीजनरेसी 2 होगी। तो एक बार आप जब एनर्जी करेक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे इस केस के लिए तो आप बाकी की डीजनरेसीज के लिए जैसे डीजनरेसी 3, डीजनरेसी 4 के लिए बड़े आराम से फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो है वो फाइंड कर पाएंगे बाय द मेथड ऑफ जनरलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग बना लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट व्हेन डीजनरेसी ऑफ एनर्जी आयन वैल्यू इज 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की एनर्जी आयन वैल्यू होगी उसकी डीजनरेसी 2 होगी।
लेट डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी आयन वैल्यू E0 ऑफ द अनपर्टर्ब्ड सिस्टम इज 2। तो हमने सबसे पहले एक अनपर्टर्ब्ड सिस्टम कंसीडर किया जिसकी एनर्जी आयन वैल्यू हमने सिंपल E0 कंसीडर कर ली और इसकी डीजेनरेसी जो है वो 2 है। मींस E0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो आयन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करने वाली हैं। लेट साई A0 एंड साई B0 बी द आयन स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी आयन वैल्यू E0। मींस E0 के कॉरस्पॉन्डिंग आयन स्टेट साई A0 भी है एंड साई B0 भी है। तो यहां पर E0 के लिए हमारे पास दो आयन इक्वेशंस बनेंगी। क्या क्या बनेंगी? अगर हम H0 क्या है? अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन है, उसको अगर साई A0 पर ऑपरेट करवाएं तो हमें आयन वैल्यू जो मिलेगी वो होगी E0 और वेव फंक्शन जो है वो सेम रहेगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरह से अगर हम अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के हैमिल्टोनियन को इस आयन स्टेट साई बी पर ऑपरेट करवाएं, साई B0 पर, तो सेम हमें एनर्जी आयन वैल्यू E0 मिलेगी और आयन स्टेट जो है वो यहाँ पर साई B0 रहेगी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास साई A0 साई B0 आयन स्टेट्स हैं इस एनर्जी आयन वैल्यू E0 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इन दोनों आयन स्टेट्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसकी एनर्जी आयन वैल्यू भी E0 होगी। इसे हम शो भी करेंगे, प्रूव भी करेंगे। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई A0 एंड साई B0 विल आल्सो हैव सेम एनर्जी आयन वैल्यू। मींस अगर हम इन दो आयन स्टेट्स का कोई एक लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं, मान लीजिए वो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा साई A0 प्लस बीटा साई B0, तो यहां से भी आपको एक नई आयन स्टेट मिलेगी जिसे हम डिनोट करेंगे साई 0 से। तो साई 0 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका? इन दोनों आयन स्टेट्स का। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों आयन स्टेट्स का, उसकी एनर्जी आयन वैल्यू भी E0 होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम H0 अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के हैमिल्टोनियन को इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट्स साई A0 एंड साई B0 को ऑपरेट करवाएं तो हमें एनर्जी आयन वैल्यू E0 ही मिलेगी और आयन स्टेट जो है वो साई 0 रहेगी, जहां पर साई 0 जो है वो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहां से इस लीनियर कॉम्बिनेशन का डिराग नोटेशन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? डिराग नोटेशन में आपको वेव फंक्शंस को कैट ब्रैकेट में डालना होता है। तो साई 0 की डिराग नोटेशन हो जाएगी साई 0 कैट। इसी तरह से अल्फा कांस्टेंट है वो तो ऐसे ही रहेगा, साई A0 की डिराग नोटेशन हो जाएगी साई A0 कैट प्लस बीटा कांस्टेंट है, साई B0 की डिराग नोटेशन हो जाएगी साई B0। ये हमारी स्टार इक्वेशन होगी, क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे तो मैंने यहां पर पहले ही लिख ली है। तो स्टूडेंट्स, H0 साई 0 जो है वो E0 साई 0 के बराबर होगा। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। प्रूफ H0 साई 0 हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने यहाँ पर, इसको हम राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करवा देंगे। H0 साई 0 किसके बराबर होगा? H0 साई 0 की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली अल्फा साई A0 प्लस बीटा साई B0। H0 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा H0 साई A0 प्लस बीटा H0 साई B0। ये डबल स्टार इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, H0 साई A0 की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में मौजूद है, H0 साई B0 की वैल्यू हमारे पास सेकंड इक्वेशन में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं डबल स्टार इक्वेशन में। यूजिंग 1 and 2 इन डबल स्टार वी गेट H0 साई 0 इज इक्वल टू अल्फा H0 साई A0 किसके बराबर है? E0 साई A0 के बराबर है। E0 साई A0 प्लस बीटा H0 साई B0 किसके बराबर है? E0 साई B0 के बराबर है। E0 साई B0, तो यहाँ से E0 कॉमन ले लो, E0 कॉमन आ गया, अल्फा साई A0 प्लस बीटा साई B0। और ये किसके बराबर है हमारे पास? ये है हमारे पास साई 0 के बराबर है। तो H0 साई 0 जो है वो E0 साई 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो आयन स्टेट्स हैं साई A0 साई B0, अगर उनकी एनर्जी आयन वैल्यू E0 है तो इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इस प्रकार का, वो भी सेम आयन वैल्यू E0 पोजेस करेगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, वो हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की बात होगी। अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमें अनपर्टर्ब्ड सिस्टम से पर्टर्ब्ड सिस्टम बनाना है। पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था आपको, जब हमने टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी डिस्कस की थी नॉन डिजनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए, तो वहां पर आपको बताया गया था कि अगर आपको अनपर्टर्ब्ड सिस्टम से पर्टर्ब्ड सिस्टम बनाना है तो आपको क्या करना होगा,
अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करना होगा, क्योंकि जब आप अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेंगे तो उसका हैमिल्टोनियन चेंज हो जाएगा। हैमिल्टोनियन चेंज होगा तो उसके लिए जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो भी चेंज हो जाएंगी, उसकी एनर्जी आयन वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, उसके आयन स्टेट जो हैं वो परटर्ब हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो अब आप यहां पर वही काम करेंगे। इफ वी स्लाइटली परटर्ब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम देन वी गेट अ परटर्ब्ड सिस्टम व्हिच इज जस्ट सिमिलर टू द अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। अब आपको परटर्ब्ड सिस्टम बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्लाइटली चेंज करना होगा, उसमें डिस्टर्बेंस करना होगा, उसमें परटर्बेशन करना होगा। तो आपको एक परटर्ब्ड सिस्टम मिलेगा जो कि अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के बिल्कुल सिमिलर होगा। ये आपको पिछले पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स में पूरी डिटेल में समझाया गया था कि हम अनपर्टर्ब्ड सिस्टम से परटर्ब्ड सिस्टम कैसे बनाते हैं, वहां पर आपको एग्जांपल्स लेके भी समझाया गया था। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या कर लिया है, एक अनपर्टर्ब्ड सिस्टम से परटर्ब्ड सिस्टम बना लिया है अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाके। द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर दिस परटर्ब्ड सिस्टम कैन बी रिटन एज। जो हमारे पास परटर्ब्ड सिस्टम होगा उसके लिए हम सिंपल नोटेशन यूज करेंगे। यहाँ पर जो 0 0 0 0 था यहाँ पर ऊपर रोटेशन में, वो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए था। तो अगर आपको परटर्ब्ड सिस्टम के लिए सेम ऐसी इक्वेशन लिखनी है तो आपको यहाँ पर 0 0 नहीं लगाना है, उसके लिए आपको सिंपल एच साई इक्वल टू ई साई लिख देना है। तो ये परटर्ब्ड सिस्टम की टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई है। पिछले लेक्चर में आपको यह भी बताया गया था कि ये H जो है वो क्या है, परटर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन है। ये H जो है वो H0 से रिलेटेड होता है, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के हैमिल्टोनियन से रिलेटेड होता है। वो कैसे रिलेटेड होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी हैमिल्टोनियन H ऑफ परटर्ब्ड सिस्टम इज गिवन एज। तो परटर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन होगा H, वो किसके बराबर होगा, वो इक्वल टू होगा H इज इक्वल टू H0 प्लस लैम्डा H डैश। H डैश यहाँ पर परटर्बेशन है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं H डैश जो है वो किसके, वो क्या कहलाई जाती है, परटर्बेशन कहलाई जाती है। और लैम्डा आपको बताया गया था कि क्या था, ये पैरामीटर था जिसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में जो है वो लाई करती है। सेम एक्सप्रेशन हमने नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए भी यूज किया था। H और H नॉट के बीच में जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास ये होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो परटर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन है वो लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। ये H जो है वो लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर H लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है तो परटर्ब्ड सिस्टम की आयन स्टेट्स और परटर्ब्ड सिस्टम की एनर्जी आयन वैल्यूज E ये भी लैम्डा पर डिपेंड करेंगी। मींस साई और E जो है वो लैम्डा पर डिपेंड करेंगे। मींस साई और E को हम लैम्डा के टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। वो एक्सपेंशन कैसे होगी आइए उसको देखते हैं। नाउ E एंड साई कैन बी एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एज फॉलोज। क्योंकि परटर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है तो परटर्ब्ड सिस्टम के साई मींस आयन स्टेट्स और एनर्जी आयन वैल्यूज E वो भी लैम्डा पर डिपेंड करेंगी और इन्हें हम लैम्डा के टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहले हम साई को एक्सपेंड करते हैं लैम्डा के टर्म्स में। तो साई को हम ऐसे लिख सकते हैं साई 0 प्लस लैम्डा साई 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर साई 2 प्लस सो ऑन। यहां पर साई 0 है अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की आयन स्टेट्स, साई 1 क्या है, साई 1 है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन, साई 2 हमारे पास है सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन। जैसे हमने साई को लैम्डा के टर्म्स में एक्सपेंड किया उसी तरह से हम E को भी एक्सपेंड कर सकते हैं लैम्डा के टर्म्स में, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं E0 प्लस लैम्डा E1, इस 1 को ब्रैकेट में लिखना है आपको, लैम्डा स्क्वायर E2। ये E स्क्वायर नहीं है, इसे आप E2 बोलेंगे। ये E की पावर 1 नहीं है, इसे आप E1 बोलेंगे। ये E1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका एक्सप्रेशन हमें आज के इस लेक्चर में फाइंड करना है। और E2 जो है वो सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को डिनोट कर रहा है एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 6 और 7। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, साई की वैल्यू, E की वैल्यू और साथ के साथ इस H की वैल्यू उठाकर हम इस फोर्थ इक्वेशन में डाल देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 5, 6 एंड 7 इन 4 वी गेट। तो ध्यान से देखिए, इस H की जगह पर हम पुट कर रहे हैं H0 प्लस लैम्डा H डैश। इस साई की जगह पर हम पुट कर रहे हैं ये साई 0, 0 जो है वो ऊपर आएगा यहाँ पर ना कि नीचे, साई 0 प्लस लैम्डा साई 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर साई 2 प्लस ऑन इज इक्वल टू इस E की जगह पर हम ये पुट कर रहे हैं E0 प्लस लैम्डा E1 प्लस लैम्डा स्क्वायर E2 प्लस ऑन। इस साई की जगह पर
यहाँ पर इस साई की जगह पर हम पुट कर रहे हैं ये टर्म साई 0 प्लस लैम्डा साई 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर साई 2 प्लस सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई आपको कहाँ तक करना है, इनको जब तक आपके पास लैम्डा की पावर 1 है तब तक मल्टीप्लाई करना है। लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा क्यूब वाली टर्म्स आपको यहाँ पर नहीं चाहिए हैं, तो उन्हें आप स्किप कर दीजिएगा, उनके मल्टीप्लीकेशन को। जिनकी टर्म्स में लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा क्यूब आ रहा होगा वो टर्म्स हमें नहीं मल्टीप्लाई करनी है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं H0 को इन सबसे, तो H0 साई 0 आ गया। अब H0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा H0 लैम्डा साई 1। हम लैम्डा को पहले लिख देते हैं, लैम्डा H0 इस तरह से लिख देते हैं इसको। अब हम H0 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं यहाँ पर, तो प्लस डैश कर दीजिए यहाँ पर, सिर्फ लैम्डा की पावर 1 तक आपको रखना है। इसी तरह से अब हम इस सेकंड टर्म को इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक लैम्डा की पावर 1 हमारे पास रहेगा। लैम्डा H डैश को साई 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा लैम्डा H डैश साई 0। जब आप लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर वाला टर्म हमें नहीं चाहिए। लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर से करेंगे तो लैम्डा क्यूब आ जाएगा, वो भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम सिर्फ यहीं तक स्किप कर देंगे, सिर्फ एक ही टर्म यहाँ पर लिखेंगे। इसको जब हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही हमें लैम्डा वाली टर्म मिलेगी। इसी तरह से इस E0 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक लैम्डा की पावर 1 होगा। तो E0 साई 0 प्लस E0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा लैम्डा E0 साई 1 प्लस, अब E0 को लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म आएगी, तो वो हमें नहीं लेनी है, तो मल्टीप्लिकेशन को आपने यहीं तक कर देना है। इस E0 को इन सबसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई, कहने का मतलब आगे वाली टर्म्स हमने स्किप कर दी। उसके बाद इस लैम्डा E1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला लैम्डा E1 साई 0। अब लैम्डा को लैम्डा से करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर आएगा, उसके बाद हायर पावर्स आएंगी लैम्डा की जो हमें नहीं लेनी है, वो छोड़ दो आप। उसके बाद अब देखो लैम्डा स्क्वायर E2, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर आ गया। अब लैम्डा स्क्वायर टर्म तो हमें चाहिए नहीं है, तो इसको आगे मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है, प्लस डैश कर दो आप यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, लैम्डा की पावर 1 वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लैम्डा की पावर 1 ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं आपको क्या मिलेगा। यहां पर देखिए लैम्डा की पावर 1 वाली टर्म हमारे पास ये है, पहली टर्म H0 साई 1 और दूसरी टर्म हमारे पास ये है H डैश साई 0 इज इक्वल टू, यहां पर लैम्डा की पावर 1 वाली टर्म हमारे पास ये है E0 साई 1 और यहां पर लैम्डा की पावर 1 वाली टर्म हमारे पास ये है E1 साई 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है। हमें यही इक्वेशन की जरूरत थी क्योंकि इसमें हमारे पास E1 का एक्सप्रेशन आ रहा है जो कि हमें फाइंड करना है। तो हमने लैम्डा की पावर 1 वाली टर्म्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हमने ये वाली इक्वेशन जो है वो फॉर्म कर ली है। ये इक्वेशन की जरूरत हमें पड़ेगी, इसी इक्वेशन का यूज करके हम E1 की वैल्यू जो है वो फाइंड करने वाले हैं। तो E1 की वैल्यू को फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिराग नोटेशन में लिख देते हैं। इन डिराग नोटेशन above equation can be written as आपको डिराग नोटेशन में क्या करना होता है, सिंपली जो वेव फंक्शंस हैं उन्हें कैट ब्रैकेट में लिखना होता है। तो जहां जहां आपको वेव फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये वाला वेव फंक्शन, ये वाला वेव फंक्शन, ये वाला वेव फंक्शन और ये वाला वेव फंक्शन, इसको आपने कैट ब्रैकेट में लिख देना है। H0 ऐसे ही रहेगा, कैट ब्रैकेट में आपने साई 1 लिख दिया, प्लस H डैश ऐसे ही रहेगा, कैट ब्रैकेट में आपने साई 0 लिख दिया, प्लस E0 कैट ब्रैकेट में आपने साई 1 लिख दिया, प्लस E1 कैट ब्रैकेट में आपने साई 0 लिख दिया। तो ये डिराग नोटेशन आ गई हमारे पास इस इक्वेशन की। कैट ब्रैकेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन नंबर होगी 8th इक्वेशन। इसी 8th इक्वेशन का यूज करते हुए हम इस
फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड करेंगे, E1 की वैल्यू फाइंड करेंगे किसके लिए, इस केस के लिए जब हमारे पास डीजेनरेसी जो है एनर्जी आयन वैल्यू की 2 है। तो जब हम इस केस के लिए E1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आप बड़े आराम से डीजेनरेसी 3, डीजेनरेसी 4 और ज़्यादा डीजेनरेसी वाली एनर्जी आयन वैल्यूज के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का एक्सप्रेशन जो है वो बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे। ये सारा काम हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 8 तक पहुंच चुके थे और अब इक्वेशन नंबर 8 की हेल्प से ही हमने इस फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन E1 का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो आप हेडिंग बना लीजिए टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन दैट इज E1। तो यहां पर हम E1 का जो एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं वो हम तब फाइंड कर रहे हैं जब हमारे पास डीजेनरेसी जो है एनर्जी आयन वैल्यू की वो 2 है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 8 को दोनों तरफ ब्रा साई ए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपको हर एक टर्म के आगे ब्रा साई ए 0 लिख देना है। तो ध्यान से देखिए, इस H0 के आगे लेफ्ट हैंड साइड में साई ए 0 लिख दीजिए, यहां पर H0 है, यहां पर कैट साई 1 है, इज इक्वल टू इस H डैश के आगे भी साई ए 0 लिख दीजिए और यहां पर है साई 0 इज इक्वल टू E0 एनर्जी आयन वैल्यू है जो कि एक नंबर होगा, उसे आप पहले लिख दो, फिर आप ये लिख दो ब्रा साई ए 0, लेफ्ट साइड में हमने ये लिख दिया और साथ में हमारे पास है कैट साई 1। इसी तरह से E1 जो है वो एक नंबर है, उसे पहले लिख दो, इसको लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में साई ए 0 और यहां पर है हमारे पास साई 0। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 8 को दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड से ब्रा साई ए 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास H0 जो कि अनपटअप सिस्टम का हैमिल्टोनियन है। यहां पर हमारे पास ये H0 जो है वो साई 1 पर ऑपरेट हो रहा है। साई 1 जो है वो पटअप सिस्टम का आयन स्टेट है। तो H0 जो है वो साई 1 का कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो H0 है, जो H0 हैमिल्टोनियन है, अनपटअप सिस्टम का हैमिल्टोनियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनपटअप सिस्टम की आयन स्टेट साई 0 को चेंज कर सकता है। ये H0 जो है वो साई 1 में कोई भी चेंज नहीं ला सकता है, क्योंकि ये अनपटअप सिस्टम का हैमिल्टोनियन है और ये आयन स्टेट है पटअप सिस्टम की। तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी बिकॉज H0 कांट पटअप साई 1। तो ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो गई। ये टर्म हमारे पास ऐसी ही रहेगी, यहाँ पर इज इक्वल टू, ये टर्म ऐसी क्यों रहेगी, क्योंकि ये परटर्बेशन है। H डैश जो है वो परटर्बेशन को डिनोट कर रहा है। परटर्बेशन जो है वो अनपटअप सिस्टम के हैमिल्टोनियन को चेंज कर सकती है। तो यहाँ पर ये टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी। अब देखिए यहाँ पर ये आयन स्टेट दूसरी है और ये आयन स्टेट दूसरी है, और दो डिफरेंट आयन स्टेट्स का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास 0 होता है। तो ये टर्म 0 हो गई। प्लस यहाँ पर E1 साई ए 0 ये भी अनपटअप सिस्टम का आयन स्टेट है और साई 0 भी अनपटअप सिस्टम की एक आयन स्टेट है। तो ये इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं होगा, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये वाली 0 वाली टर्म्स आप हटा दो, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ब्रा साई ए 0 H डैश साई 0 इज इक्वल टू E1 ब्रा साई ए 0 साई 0 कैट, ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इस कैट साई 0 की वैल्यू, इस कैट साई 0 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही लिखवा दी थी स्टार इक्वेशन में। कैट साई 0 इज इक्वल टू था हमारे पास अल्फा कैट साई ए 0 प्लस बीटा कैट साई बी 0। तो इस कैट साई 0 की ये वैल्यू जो है उठाकर हम यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यूजिंग स्टार इन 9 वी गेट ब्रा साई ए 0 H डैश इस कैट साई 0 की जगह पर हम पुट कर रहे हैं अल्फा कैट साई ए 0 प्लस बीटा कैट साई बी 0 इज इक्वल टू E1। ये हमारे पास ब्रा साई ए 0 ऐसे ही रहेगा, और इस कैट साई 0 की जगह पर हम लिख रहे हैं अल्फा कैट साई ए 0 प्लस बीटा कैट साई बी 0। तो आपको सिंपली अब करना क्या है, इस पूरी टर्म को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अल्फा कांस्टेंट है उसे आपने बाहर ले लिया, ब्रा साई ए 0 H डैश यहाँ पर आ गया कैट साई ए 0 प्लस इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा कांस्टेंट उसे आपने बाहर ले लिया, ब्रा साई ए 0 H डैश साई बी 0 आ गया इज इक्वल टू। अब आपको इन पूरी टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। E1 कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, इसे आपने बाहर ले लिया, ब्रा साई ए 0 के साथ आपने कैट साई ए 0 लिख दिया, प्लस E1 कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है वो आपने बाहर लिख दिया, ब्रा साई ए
जीरो के साथ आपने कैट साई भी जीरो लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं ब्रास आई ए जीरो एच डैश कैट साई ए जीरो, इसे हम डब्ल्यू ए पुट करेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पर ए है तो हमने यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर ए है तो हमने यहाँ पर ए लिखा है। इसी तरह से यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो इसे हम लिखेंगे डब्ल्यू ए बी, और बीच में यहाँ भी एच डैश था, यहाँ भी एच डैश है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इसे हमने डब्ल्यू ए बी लिख लिया, इसे हमने डब्ल्यू ए लिख लिया। इज इक्वल टू E1 अल्फा, ये दोनों आयन स्टेट सेम है तो इनका इनर प्रोडक्ट जो है वो 1 हो जाएगा। E1 अल्फा इंटू प्लस E1 बीटा, ये दोनों आयन स्टेट डिफरेंट है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, इनका इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है साई का इनर प्रोडक्ट साई के साथ 1 होता है, बट साई का इनर प्रोडक्ट फाई के साथ 0 होता है, तो ये हमने यूज किया है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर डब्ल्यू ए जो है वो इस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा डब्ल्यू ए बी है, ये डब्ल्यू ए बी वो इस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। इन दोनों को मिलाकर हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अल्फा डब्ल्यू ए प्लस बीटा डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू आगे हमारे पास E1 अल्फा, ये हमारा पूरी टर्म 0 हो गई, ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने ये वाली इक्वेशन ऑब्टेन की है, कैसे ऑब्टेन की है, इक्वेशन 8 को दोनों तरफ ब्रास आई ए जीरो से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड से। इसी तरह से अगर हम इक्वेशन नंबर 8 को लेफ्ट हैंड साइड से ब्रास साई बी जीरो से मल्टीप्लाई करें तो हमें ऐसी ही एक इक्वेशन मिलेगी। सारे स्टेप जो हैं वो सेम रहेंगे। कैसे हम करेंगे देखिए ध्यान से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 8 बोथ साइड बाय ब्रा साई बी जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी गेट। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इस टर्म के आगे आपने लेफ्ट हैंड साइड में ब्रास आई बी जीरो लिख दिया, एच डैश साई 1 हमारे पास आ गया, प्लस इस टर्म के आगे आपने ब्रास आई बी जीरो लिख दिया, एच डैश कैट साई जीरो इज इक्वल टू ई जीरो कॉन्स्टेंट है। इस टर्म के आगे आपने लेफ्ट हैंड साइड में ब्रास आई बी जीरो लिख दिया, साथ में है कैट साई 1 प्लस E1 कॉन्स्टेंट है। इस के लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिख दिया ब्रास आई बी जीरो और साथ में हमारे पास कैट साई जीरो। तो स्टूडेंट्स वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैमिल्टोनियन जो है वो H0 है, हमने यहाँ पर H डैश लिख दिया है, इसको आप ठीक कर लीजिए, ये H0 है यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन है और ये पर्टर्ब्ड सिस्टम की आयन स्टेट है, तो ये H0 जो है वो साई 1 में कुछ भी पर्टर्बेशन नहीं करेगा, तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। प्लस ये हमारे पास पर्टर्बेशन है H डैश, वो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के आयन स्टेट को चेंज कर सकती है, तो ये टर्म जो है वो नॉन जीरो होगी हमारे पास। तो इसके जगह पर 0 पुट कर दिया, ये टर्म नॉन जीरो रहेगी, इज इक्वल टू E0। ये हमारे पास अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के आयन स्टेट है, ये हमारे पास पर्टर्ब्ड सिस्टम के आयन स्टेट है, और दोनों आयन स्टेट डिफरेंट है, तो उन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। प्लस E1 यहाँ पर ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के आयन स्टेट है और ये भी अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के आयन स्टेट है, क्योंकि इनके ऊपर 0 लगा हुआ है, तो ये हमारे पास नॉन जीरो रहेगा, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये इक्वल टू, ये हमारे पास 0 हो गया, ये वाली टर्म 0 हो गई, E0 इंटू 0 जो है वो 0 हो गया, और ये वाली टर्म बचेगी हमारे पास E1 इंटू ब्रास आई बी जीरो कैट साई जीरो। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 12th इक्वेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन कैट साई जीरो की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने स्टार इक्वेशन में लिखी हुई है। यूजिंग स्टार इन 12 वी गेट, तो ध्यान से देखिए ब्रास आई बी जीरो एच डैश इस कैट साई जीरो की जगह पर हम लिख रहे हैं अल्फा कैट साई ए जीरो प्लस बीटा कैट साई बी जीरो इज इक्वल टू E1 ब्रा साई बी जीरो एज इट इज, और इस कैट साई जीरो की जगह पर हम लिख रहे हैं अल्फा साई ए जीरो प्लस बीटा साई बी जीरो। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, ब्रा साई बी जीरो एच डैश कैट साई ए जीरो प्लस बीटा कांस्टेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा ब्रास आई बी जीरो एच डैश, साथ में हमारे पास है कैट साई बी जीरो। इसी तरह से अब हम इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, E1 कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रास आई बी जीरो कैट साई ए जीरो प्लस E1 कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रास आई बी जीरो कैट साई बी जीरो आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अगेन इसको हम क्या पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे W, यहाँ पर पहले B लिखा है फिर A लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे WBA, अल्फा WBA प्लस बीटा, यहाँ पर B है तो यहाँ पर B है, तो यहाँ पर WBB बन जाएगा, ये इज इक्वल टू E1। ये आयन स्टेट दूसरी है, ये आयन स्टेट दूसरी है, तो ये दो डिफरेंट आयन स्टेट्स हैं, इन दोनों का नेट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा।
प्लस E1 बीटा, ये आयन स्टेट साई भी 0 है, ये आयन स्टेट भी साई भी 0 है, ये आयन स्टेट सेम है, तो इन दोनों का नेट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर WBA किसके बराबर था, इसके बराबर था, और WBB जो है वो इसको हमने पुट किया है। इन दोनों को मिलाकर हम देते हैं इक्वेशन नंबर 13, इसके हमें आगे जरूरत पड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आ गया अल्फा WBA प्लस बीटा WBB इज इक्वल टू E1, और बीटा आ गया यहाँ पर, ये टर्म 0 हो गई। ये हमारी 14th इक्वेशन हो गई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, एक इक्वेशन नंबर 11 और एक इक्वेशन नंबर 14। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो हमने इक्वेशन नंबर 8 से ऑब्टेन की हैं। इक्वेशन नंबर 8 को अगर आप ब्रास IA0 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपको 11th इक्वेशन मिलती है। अगर आप सेम 8th इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से ब्रास IB0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये इक्वेशन मिलती है। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन 11 और 12 को आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं WAA, WAB, WBA, WBB। तो पहले हम ये 4 एलिमेंट्स लिखेंगे, WAA, और दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर WAB, यहाँ पर है WBA, यहाँ पर है WBB, और यहाँ पर इन दोनों के साथ यहाँ पर अल्फा बीटा है। तो यहाँ पर हम एक 2 into 1 की मैट्रिक्स लेंगे जो कि अल्फा बीटा होगी, और यहाँ पर हमारे पास एनर्जी आयन वैल्यू E1 है, यहाँ भी एनर्जी आयन वैल्यू E1 है, तो यहाँ पर E1 आ गया। यहाँ पर हमारे पास अल्फा है और यहाँ पर हमारे पास बीटा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 11th और 14th इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड्स मिल जाएंगी, और अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 11th और 14th इक्वेशन की राइट हैंड साइड्स मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन नंबर 15 को, ये इक्वेशन नंबर 15 जो है एक प्रकार से आयन इक्वेशन है। देखिए ये हमारे पास एक ऑपरेटर है, ये हमारे पास एक आयन स्टेट है, तो हमें एक एनर्जी आयन वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पर हमारे पास आयन स्टेट जो है वो सेम रह रही है जो यहाँ पर है। जैसे हमारे पास होता है H psi इज इक्वल टू E psi, ठीक वैसी ही इक्वेशन है हमारे पास। तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 15 इज आयन इक्वेशन ऑफ द टाइप, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसे हम W मैट्रिक्स बोलेंगे, ये हमारे पास एक आयन स्टेट है जिसे हम फाई से डिनोट कर देते हैं, ये हमारे पास एनर्जी आयन वैल्यू है E1, और ये अगेन हमारे पास एक आयन स्टेट है फाई, जहां पर हमारे पास फाई जो है वो अल्फा बीटा है, और W जो है वो इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है WAA, WAB, WBA, WBB, जो कि एक 2x2 की मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट जहां पर WAA, WAB, WBA, WBB वो हमारे पास कहां पर मिलेंगे, आपको यहां पर मिलेंगे 10th इक्वेशन में, और यहां हमारे पास 13th इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास W मैट्रिक्स है इसकी जो आयन वैल्यूज होंगी वो हमारे पास इस W मैट्रिक्स की जो आयन वैल्यूज होंगी वो हमें क्या देंगी, E1 का एक्सप्रेशन देंगी, क्योंकि ये आयन इक्वेशन आप देख रहे हैं कि इस W की जो आयन वैल्यू है वो E1 है। तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर आपको E1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको इस W मैट्रिक्स की आयन वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। आयन वैल्यूज आप कैसे फाइंड करेंगे W मैट्रिक्स की, इस फॉर्मूला से डिटर्मिनेंट W माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0, बट यहां पर जो लैम्डा होगा वो हमारे पास E1 के बराबर होगा। तो अगर हमारे पास इसको लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर W माइनस E1 इंटू I। ये अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आयन वैल्यूज मिल जाएंगी किसकी, इस W मैट्रिक्स की। तो वहां से आपको सारी की सारी E1 की वैल्यूज मिल जाएंगी। एक मेथड ये है आपके पास E1 को फाइंड करने का कि आप इस W मैट्रिक्स की आयन वैल्यूज फाइंड कर लें इस फॉर्मूला की हेल्प से, डिटर्मिनेंट ऑफ W माइनस E1 I इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स या तो आप यहां से E1 की वैल्यू फाइंड कर लें, या आपके पास दूसरा मेथड है कि ये दो आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं 11th और 14th, इन दोनों इक्वेशंस को जैसे आप छोटी क्लासेस में दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके भी आप E1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चाहे आप 11th और 14th इक्वेशंस को सॉल्व करके E1 की वैल्यू फाइंड करें, चाहे आप W मैट्रिक्स की आयन वैल्यूज को फाइंड करके E1 की वैल्यू को फाइंड करें, जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में शो भी करेंगे कि अगर आप 11th और
12th इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करके E1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, या W मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज इस फॉर्मूला से फाइंड करके सॉल्व करते हैं, तो आपको रिजल्ट जो है वो सेम देखने को मिलेंगे और दोनों से ही आपको E1 की वैल्यूज मिलेंगी। और एक चीज का आपने ध्यान रखा होगा कि जब हमारे पास डीजेनरेसी 2 थी तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की W मैट्रिक्स आ रही है वो 2x2 की आ रही है। तो जो हमारे पास डीजेनरेसी अगर 3 होगी हमारे पास, तो उस केस में जो हमारी W मैट्रिक्स होगी वो 3x3 ऑर्डर की होगी। अगर हमारे पास डीजेनरेसी 4 है तो उस केस में हमारी W मैट्रिक्स जो है वो 4x4 की होगी। इसके बारे में भी हम आने वाले सेक्शन में बात करेंगे। पहले हमें मेन काम करना है कि E1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो E1 की वैल्यू हम दो मेथड से फाइंड करेंगे। पहले हम 11th और 14th इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करके E1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम इस W मैट्रिक्स को की आइगन वैल्यूज इस फॉर्मूला से निकालकर E1 की वैल्यूज फाइंड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, 11th और 14th इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करके E1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम इस W मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को फाइंड करके E1 की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और हम देखेंगे कि दोनों मेथड से हमारे पास E1 की वैल्यू जो है वो सेम देखने को मिलती हैं। तो 11th और 14th इक्वेशन से पहले हम E1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 14 बाय WAB बोथ साइड्स वी गेट। तो 14th इक्वेशन को दोनों तरफ WAB से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या आएगा, अल्फा WAB से मल्टीप्लाई किया ये वाला WB ऐसे ही आएगा, प्लस बीटा WAB से मल्टीप्लाई किया ये WBB ऐसे ही रहेगा। बीटा पहले लिख दिया, WAB से मल्टीप्लाई किया है, E1 हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारी 16th इक्वेशन होगी। इस बीटा WAB को भी हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो इस बीटा WAB की वैल्यू हम 11th इक्वेशन से निकाल लेते हैं। फ्रॉम 11th बीटा WAB की वैल्यू आ जाएगी E1 अल्फा माइनस अल्फा WAA, ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। तो 17th इक्वेशन से बीटा WAB की ये वैल्यू उठाकर यहां पर और यहां पर पुट कर देते हैं, तो आप लिखेंगे यूजिंग 17 इन 16 वी गेट अल्फा WAB WBA प्लस इसकी जगह पर हम ये पुट कर रहे हैं E1 अल्फा माइनस अल्फा WAA, साथ में है WBB इज इक्वल टू इस बीटा WAB की जगह पर हम ये पुट कर रहे हैं E1 अल्फा माइनस अल्फा WAA, साथ में हमारे पास E1 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, WBB को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, E1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको मिलेगा अल्फा WAB WBA प्लस E1 अल्फा WBB माइनस अल्फा WAA WBB इज इक्वल टू E1 को E1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा E1 का स्क्वायर। इस स्क्वायर को आपको ऐसे लिखना है, E1 के ऊपर स्क्वायर लगाना है इस तरह से। यहाँ पर साथ में है अल्फा माइनस अल्फा E1 WAA। तो स्टूडेंट्स अल्फा जो है वो सब में कॉमन है, तो अल्फा तो आप यहीं काट दीजिए सब में से। तो इन सभी टर्म्स को हम उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो आपको मिलेगा E1 का स्क्वायर माइनस E1 WAA। ये टर्म जो है उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस का E1 WBB, ये माइनस वाली टर्म उधर जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस WAA WBB, ये प्लस वाली टर्म उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस WBA इज इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस का E1 कॉमन ले लेते हैं, E1 स्क्वायर माइनस E1 कॉमन ले लिया, WAA प्लस WBB रह गया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया, WAA WBB माइनस WBA इज इक्वल टू 0, ये 18th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 18 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर E1 का स्क्वायर है, फिर E1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन 18 इज ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर x की जगह पर E1 लिखा हुआ है, यहां पर हमारे पास x जो है वो E1 के बराबर है, कोफिशिएंट जो है E1 स्क्वायर का वो 1 है, तो मींस a इक्वल टू 1 है। b हमारा ये है विद माइनस साइन, b हमारे पास है माइनस WAA प्लस WBB, और c कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये है, c है WAA WBB माइनस WAB WBA। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। यहाँ पर a b c की वैल्यूज पुट कर देते हैं, x की जगह पर हम E1 पुट कर देंगे, तो E1 की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू, b की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू है ये माइनस WAA प्लस WBB, माइनस साइन यहाँ पर भी है तो वो प्लस हो जाएगा, WAA प्लस WBB प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, मीन्स हमें सिंपली इसका स्क्वायर करना है, WAA प्लस WBB का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास ये है, तो 4 इंटू 1 इंटू दिस, तो ये सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको मिलेगा WA स्क्वायर प्लस WBB स्क्वायर प्लस 2WA WBB। तो ये हमारे पास
स्क्वायर खोल के ये मिल गया -4AA उसके बाद माइनस माइनस +4WABWB आ जाएगा। तो ये +2WAWBB है, ये माइनस का 4WAWBB है, तो -4 + 2 हो जाएगा -2। तो जो नीचे वाला 2 था वो मैंने आगे लगा दिया 1/2 लिख के। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। E1 = 1/2 WAWBB प्लस माइनस ये हमारे पास बन जाएगा W² + WBB², -4 + 2 हो गया -2 WAWBB प्लस 4 WABWBA। तो ये A² + B² -2AB की आइडेंटिटी बन जाएगी, जो कि बन जाएगा WA - WBB का होल स्क्वायर, और साथ में +4 WABWBA हमारे पास आ जाएगा। तो E1 की वैल्यू जो है हमारे पास ये आएगी। तो ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का फाइनल एक्सप्रेशन, जिसको आपको एग्जाम में ड्राइव करके आना है। फॉर टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर डीजनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का एक्सप्रेशन ये होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड किया है। अब हम क्या करते हैं, W मैट्रिक्स की आयन वैल्यूज को फाइंड करके ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो आप लिखेंगे यहां पर द आयन वैल्यूज ऑफ W मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिटरमिनेंट W - E1I = 0। तो स्टूडेंट्स, जो आयन वैल्यूज हैं W की, वो आपको इसको सॉल्व करके मिलेंगी। मीन्स आपको पहले W - E1I निकालना है, तो वहां से जो आपको मिलेगा उसका डिटरमिनेंट निकाल के = 0 रख देना है, तो वहां से E1 की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो पहले हम सिंप्लीफाइन करते हैं W - E1I। तो W की जगह पर W मैट्रिक्स पुट कर देते हैं, WA WAB WBA WBB -E1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर देते हैं 2 × 2 ऑर्डर की 1 0 0 1। तो E1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -E1 0 0 E1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, WA - E1 WAB में से 0 माइनस किया, WAB WBA -0 WBA, इसमें से E1 माइनस करेंगे तो WBB - E1 आ जाएगा। अब हमें करना है इसका डिटरमिनेंट दोनों तरफ और इक्वल टू में 0 रखना है। डिटरमिनेंट W - E1I = डिटरमिनेंट ऑफ WA - E1 बाय WBA WAB WBB - E1 = 0। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो आपको मिलेगा WA - E1 × WBB - E1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा WAB WBA = 0। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा WA WBB, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -WA E1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -E1 WBB, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस E1 का स्क्वायर आ गया -WAB WBA = 0। तो पहले E1 स्क्वायर लिख देते हैं, फिर इन दोनों में से माइनस का E1 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा WA + WBB E1 प्लस पहले ये टर्म लिख देते हैं WA WBB, फिर हम ये टर्म लिख देते हैं -WAB WBA = 0। ये हमारी 19th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इसको सॉल्व करके आया है वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। इक्वेशन नंबर 19 बिल्कुल सेम है जो आपने इक्वेशन नंबर 18 में ऑब्टेन की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करके आपको E1 यही मिला था, तो इसको सॉल्व करके भी आपको E1 यही मिलेगा। तो आपके पास दो मेथड्स हैं डीजनरेसी 2 के लिए फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को फाइंड करने का, या तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके सिंपली E1 की वैल्यू फाइंड कर लो जो कि ये निकल के आएगी, और चाहे आप इस W मैट्रिक्स की आयन वैल्यूज फाइंड कर लो इस फॉर्मूला की हेल्प से, तब भी आपको E1 की वैल्यू जो है वो सेम देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, डीजनरेसी 2 के लिए हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप जो है वो देखने को मिल रहा है जिसमें आपको सिर्फ W मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। इस W मैट्रिक्स की हेल्प से आप फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं फॉर डीजनरेट एनर्जी आयन एनर्जी लेवल्स। अगर हमारे पास डीजनरेसी 3 हुई तो उसके लिए हमारे पास जो W मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी होगी, यहां पर हमारे पास 2 × 2 की W मैट्रिक्स मिल रही है। अगर डीजनरेसी 3 हुई तो 3 × 3 की W मैट्रिक्स मिलेगी। उसको इस तरह से उसकी आयन वैल्यूज निकाल के आप फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर डीजनरेसी 4 हुई तो अगर आपको W मैट्रिक्स जो मिलेगी वो 4x4 की मिलेगी। उस 4x4 के जो एलिमेंट्स होंगे उनको उनकी आयन वैल्यूज निकाल के इसी मेथड से आप वैसे भी E1 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एक बार नेक्स्ट सेक्शन में हम देख लेते हैं डीजनरेसी 3 एंड डीजनरेसी 4 के लिए W मैट्रिक्स किस फॉर्म की होगी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने जो आपको एग्जाम में लिख के आना है वहां तक तो हमने कर लिया है कि आपको
डीजेनरेसी 2 के लिए फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड करना था, वो कैसे फाइंड करते हैं और उसका क्या हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है, वहां तक हमारे पास टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बट अगर आप डीजेनरेसी 3 एंड डीजेनरेसी 4 को थोड़ा सा हिंट के फॉर्म में समझना चाहते हैं तो वो भी समझ लीजिए। जब डीजेनरेसी 2 थी तो हमारे पास डब्ल्यू मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से थी, WA, WAB, WBA, WBB, और इस डब्ल्यू मैट्रिक्स की एनर्जी आईएन वैल्यू, इसकी डब्ल्यू मैट्रिक्स की आईएन वैल्यूज को सॉल्व करके आप E1 को फाइंड कर पा रहे थे। यहाँ पर E0 के कॉरस्पॉन्डिंग दो आईएन स्टेट थी, ψA0, ψB0, और हमारे पास आईएन इक्वेशंस यहाँ पर E0 के लिए दो थी, H0 ψA0 इज इक्वल टू E0 ψA0, H0 ψB0 इज इक्वल टू E0 ψB0। तो डीजेनरेसी 3 के लिए क्या होगा, आपके पास हमारे पास E0 के कॉरस्पॉन्डिंग तीन आईएन स्टेट्स होंगी, ψA0, ψB0, ψC0, और तीन आईएन इक्वेशंस होंगी, H0 ψA0 जो है E0 देगा हमें, ψA0 अनचेंज रहेगा, H0 ψB0 हमें E0 ψB0 देगा, H0 ψC0 हमें E0 ψC0 देगा। यहाँ पर जो W मैट्रिक्स बनेगी वो 3x3 की W मैट्रिक्स बनेगी। आपको एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं, पहले हमारे पास A रहेगा, A रहेगा, A रहेगा इस रो में, और दूसरा अल्फाबेट आप चेंज करेंगे यहाँ पर A B C, तो ये बनेगा WA, WAB, WAC। फिर हम A को रिप्लेस कर देंगे B से, यहाँ पर हमारे पास B रहेगा, B रहेगा, B रहेगा, और आप A B C चेंज करेंगे दूसरे अल्फाबेट को, WBA, WBB, WBC, WCA, WCB, WCC आ जाएगा इस रो के अंदर। तो इस W मैट्रिक्स की आपको सिंपली आईएन वैल्यूज फाइंड करनी है इस फॉर्मूला की हेल्प से, तो आपको डीजेनरेसी 3 के लिए फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो है वो मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपको WBB फाइंड करना है अगर, तो WBB क्या होगा, WBB क्या होगा, साई बी नॉट H डैश साई बी नॉट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको WCA फाइंड करना है तो वो क्या होगा, WCA जो होगा वो होगा साई C नॉट H डैश साई A नॉट। इस तरह से आप ये एलिमेंट जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं इन एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को फाइंड करके। इसी तरह से अगर हमारे पास डीजेनरेसी 4 है तो E0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास चार आईएन स्टेट्स होंगी, ψA0, ψB0, ψC0, ψD0, और हमारे पास चार आईएन इक्वेशंस मिलेंगी इस सिंगल E0 एनर्जी आईएन वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर जो W मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, WAA, A सेम रखना है आपको फर्स्ट लेटर, और यहां पर हमारे पास चार आईएन स्टेट्स हैं, D तक हैं, तो आपको ये लेटर जो है वो D तक चेंज करना है, B C D। फिर आपको यहां B कर देना है, यहां पर A B B B C B D। फिर आपको यहां C कर देना और सेकेंड लेटर को चेंज करते रहना है। फिर आपको यहां पर D कर देना और सेकेंड लेटर को चेंज करते रहना है। तो यहां पर ये हमारे पास 4x4 की W मैट्रिक्स बनेगी, और इसकी आईएन वैल्यूज को फाइंड करके आप इस फॉर्मूला से E1 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और इसके जो एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करना है WDB, तो WDB क्या होगा हमारे पास, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी ये वाली, साई पहले D है तो D नॉट H डैश, और यहां पर हमारे पास है B, तो यहां पर आएगा साई B नॉट। फॉर एग्जाम्पल दूसरी वैल्यू फाइंड करनी हो, अगर आपको WBD फाइंड करना हो तो पहले क्या आ जाएगा, साई B नॉट आ जाएगा, यहां पर साई D नॉट आ जाएगा। इस तरह से ये एलिमेंट जो हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं इन एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज को कैलकुलेट करके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी खत्म होती है फॉर डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। यहाँ तक आपका जो टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का टॉपिक था वो भी यहाँ पर फिनिश होता है, जिसमें हमने पहले दो पार्ट्स में नॉन डीजेनरेट केस के लिए टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी को डिस्कस किया, और आज हमने डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम स्टडी करेंगे टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। आने वाले लेक्चर्स में मिलेंगे उन लेक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।